आज के डेट में दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट इंडिया है। चीप अफोर्डेबल गाड़ी से लेकर एक्सपेंसिव कार्स तक सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। लेकिन हमेशा से ऐसे हालात नहीं थे। ब्रिटिश राज में शुरू हुए इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पूरी हिस्ट्री, PAL, हिंदुस्तान मोटर्स और स्टैंडर्ड जैसे आइकॉनिक कंपनीज की ओरिजिन और फेलियर की कहानी आज के एपिसोड में पूरे विस्तार में देखेंगे। मैं हूं अभिषेक और यह है क्यूरियस एज। अर्ली 1900 से 1920s तक इंडिया में सिर्फ इंपोर्टेड कार ही बिकते थे। इंडिया का पहला कार JRD टाटा ने 1901 में खरीदा था। उस समय इंडिया में एक भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी नहीं था। ब्रिटिश सरकार को इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज करने से ज़्यादा इंडिया को लूटने में इंटरेस्ट था। 1927 को कार्स के बढ़ते डिमांड को देखकर अनिल कुमार मित्रा ने ग्राहम पेज के साथ डील बनाकर इंटरनेशनल टायर एंड मोटर कंपनी को कलकत्ते में कार असेंबली के लिए शुरू किया। इनिशियली उन्होंने सिर्फ टैक्सी कार्स ही बनाए, लेकिन 2 साल में कंपनी बैंकरप्ट हो गया। 1928 तक US कंपनीज जनरल मोटर्स और फोर्ड ने इंडिया में असेंबली प्लांट शुरू कर दिए थे। इंडिया में ही असेंबल करने से इन प्लांट को ज़्यादा फायदा था। स्लोली इन कंपनीज की प्रोडक्शन कैपेसिटी और डिमांड दोनों बढ़ते गए। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में 1,15,000 फोर्ड मॉडल टीज इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया था। जनरल मोटर्स ने अपने ब्रांड शेवी, पॉन्टियक और ब्यूइक को असेंबली लाइन्स में साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस किया। 40s के शुरुआत में क्विट इंडिया मूवमेंट जोरों से चल रही थी। ब्रिटिश राज का अंत सबको दिख रहा था। फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट वालचंद हीराचंद, ब्रिज मोहन बिरला और JRD टाटा ने अपनी खुद की फैक्ट्रीज बनाई। ये थे इंडिया के पहले स्वदेशी ऑटोमोबाइल कंपनीज, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मोटर्स और टाटा का टेल्को। वालचंद को 1941 में फैक्ट्री बनाने का आइडिया इंडिया के फेमस इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड PAL कंपनी को मुंबई में क्राइसलर के साथ टाई अप करके बनाया गया। सर एम विश्वेश्वरैया के इन्फ्लुएंस से वालचंद ने बेंगलुरु में HAL भी स्थापित किया। इसके बारे में किसी फ्यूचर एपिसोड में बात करेंगे। उसी साल हिंदुस्तान मोटर्स को ब्रिज मोहन बिरला ने ब्रिटिश कंपनी मॉरिस के साथ मिलकर गुजरात में शुरू किया। जर्मनी के डेमलर बेंज के साथ मिलकर ट्रक्स असेंबल करने के लिए JRD टाटा ने 45 को जमशेदपुर में टेल्को की स्थापना की। महिंद्रा और मोहम्मद ने उसी साल विलीज के साथ मिलकर लुधियाने में जीप बनाने के लिए फैक्ट्री शुरू किया। पार्टीशन के बाद मोहम्मद पाकिस्तान जाके वहाँ के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। बाद में यह कंपनी महिंद्रा और महिंद्रा बन गया। 1949 तक इंडिया में 5 मेजर ऑटोमोबाइल प्लेयर्स थे। प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड, हिंदुस्तान मोटर्स, टेल्को, महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके साथ यूनियन मोटर कॉरपोरेशन नाम का एक नया प्लेयर UK के स्टैंडर्ड मोटर्स के साथ कोलैबोरेशन में आया था। देखा जाए तो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शुरुआत काफ़ी अच्छी थी, लेकिन 1951 को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट IDRA को इंट्रोड्यूस किया गया। ये था लाइसेंस राज का शुरुआत, जिसने अनगिनत प्राइवेट कंपनीज को बंद करवा दिया। इस वजह से इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की प्रोग्रेस की तेज़ी पर ब्रेक लगी। इस नए एक्ट में अगर किसी को कोई प्राइवेट कंपनी खोलनी थी तो उसको गवर्नमेंट के इलैबोरेट प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, जो कभी कभी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी लगता था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर किसी को कोई प्रोडक्ट बनाने का परमिशन मिलता था तो वो सिर्फ वही प्रोडक्ट बना सकते थे। कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए उन लोग को फिर से इलैबोरेट प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। इसका मतलब ये हुआ कि महिंद्रा एंड महिंद्रा सिर्फ जीप बना सकती थी और टाटा का टेल्को सिर्फ ट्रक्स ही बना सकती थी। इस वजह से अशोक मोटर्स को ब्रिटेन के ऑस्टन मोटर्स से रिश्ता तोड़कर सिर्फ लेलैंड ट्रक असेंबल करना पड़ा। PAL का फिएट और डॉज दोनों के साथ कोलैबोरेशन था। 1954 को फिएट के 500C और 1100D बहुत पॉपुलर थे। हिंदुस्तान मोटर्स ने पहले मॉरिस 10 को हिंदुस्तान मोटर्स 10 के नाम पे बेचा। उसके बाद बेबी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान 14 और उसका अपग्रेड एम्बेसडर बनाया। वही एम्बेसडर जो 2014 तक प्रोडक्शन में था। स्टैंडर्ड ने अपने मद्रास प्लांट से स्टैंडर्ड हेरल्ड बनाया और महिंद्रा एंड महिंद्रा जीप के CJ3B मॉडल को बेचता था। मीरा, सिपानी, अरविंद जैसे कंपनीज अच्छे कॉन्सेप्ट कार्स बनाने के बावजूद गवर्नमेंट या फॉरेन कंपनीज के सपोर्ट के बिना बिखर गए। 1960s के बाद इंडियन कंज्यूमर्स के पास फिएट, हिंदुस्तान मोटर्स का एम्बेसडर और स्टैंडर्ड का हेराल्ड, इसके सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। 1960s में इंडियन गवर्नमेंट ने
एक लो कॉस्ट अफोर्डेबल पीपल्स कार बनाने के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट को अप्रोच किया था, लेकिन बाद में इस प्लान को स्क्रैप किया गया। उनका सोचना था कि इंडिया को पैसेंजर कार से ज़्यादा ट्रक्स और स्कूटर्स की ज़रूरत है। अर्ली 80s में सिपानी ऑटोमोबाइल्स ने अनोखे 3 व्हीलर बादल को इंट्रोड्यूस किया, जो ब्रिटिश के रिलायंट रॉबिन पर बेस्ड था। कुछ ही समय के बाद डॉल्फिन को भी लॉन्च किया गया। लाइट वेट, फुर्तीला और कॉम्पैक्ट शेप का ये कार रैली वर्ल्ड में मशहूर हो गया। ये कार हमारा पहला स्वदेशी पीपल्स कार बन सकता था, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ और ही प्लान थे। 83 को संजय गांधी ने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मारुति उद्योग बनाया, जिसने जापान के सुजुकी के साथ मिलकर मारुति 800 लॉन्च किया। जापानीज कोलैबोरेशन के वजह से मारुति 800 बाकी स्वदेशी कारों से काफ़ी एडवांस थी। 1991 तक लाइसेंस राज खत्म हो गया और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, लेकिन तब तक AL, हिंदुस्तान मोटर्स और स्टैंडर्ड के लिए बहुत देर हो गई थी। बिना किसी हेल्दी कंपटीशन के टाइम के साथ चेंज ना होने वाले प्रोडक्ट्स और वही पुरानी टेक्नोलॉजीज़ की वजह से ये 3 कंपनियां गुम हो गई। कंपैरिजन में FDI सिंगापुर में 1970s में शुरू हुआ और जापान ने तो पहले से ही अपने प्राइवेट कंपनीज को पूरा फ्रीडम दिया था। इस वजह से ही सुजुकी, होंडा, यामाहा, टोयोटा और कावासाकी जैसे नायाब ऑटोमेकर्स जापान से आए। लाइसेंस राज को एक्चुअली स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए और फॉरेन एक्सचेंज को बैलेंस करने के लिए बनाया गया था। आखिर मेक इन इंडिया का भी तो यही आइडियोलॉजी है। लेकिन बिजनेस को अगर हम पॉलिसी द्वारा इन्फोर्स करेंगे तो क्रिएटिविटी और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज दोनों लिमिटेड हो जाते हैं। लाइसेंस राज के इतने सारे परमिशंस के वजह से छोटे छोटे प्राइवेट कंपनीज ऑटो इंडस्ट्री से दूरी रह गए। कंपैरिजन में देखा जाए तो यूरोप की लैम्बोर्गिनी, फेरारी और डुकाटी जैसे कंपनीज गैरेज में ही शुरू हुए थे, लेकिन आज ऑटो इंडस्ट्री के ये बड़े बड़े नाम बन गए हैं। ज़रा सोचिए कि अगर लाइसेंस राज ना होता तो क्या होता। 1940s में जिस तेज़ी से ऑटो कंपनीज बने, इंडिया का अब तक एक रिच ऑटो इंडस्ट्री हेरिटेज होता। यूरोप, अमेरिकन और जापानीज क्लासिक कार्स की तरह इंडियन क्लासिक कार्स का भी एक अलग हिस्ट्री और फॉलोइंग होता। अगर 70s और 80s में ही टाटा और महिंद्रा अपनी इंडिका और SUVs को रिलीज़ कर देते तो शायद अब तक स्वदेशी ऑटो ब्रांड्स काफ़ी एडवांस होते। काश। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। माफ़ करना कि आज के एपिसोड में तारीख पे तारीख मैंने आपके ओर फेंका है, लेकिन क्या करें, तारीख के बिना हिस्ट्री भी क्या चीज़ है ना। तो ऐसे ही ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स को देखने के लिए मेरे बाकी वीडियोस को ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना। अगर हमने कोई ऑटो कंपनी मिस किया है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। बाकी तो तुमको पता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए